हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 10th की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस 1 का ग्रेविटेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने केप्लर्स लॉ तक कवर किया था और उसके आगे का जो भी कंटिन्यूएशन है वो आज की इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम इसके अंदर कवर करेंगे। फुल टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है विद कॉन्सेप्ट प्लस उसका हैंड रिटन नोट्स भी। मतलब मैं जो जो लिखते जाऊंगा, जो जो टेक्स्ट बुक पे मार्क करते जाऊंगा, याद रखो, भरोसा रखो कि साल भर आपको वही पढ़ना है, बराबर? क्योंकि आपका जो पेपर वगैरह बन रहा है ना, वो सब सब कुछ कहाँ से बन रहा है? तो टेक्स्ट बुक से बन रहा है, कुछ भी बाहर से नहीं बन रहा। तो चलिए, लास्ट लेक्चर हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था भाई? केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ की जब आगे हम मूव करते तो नेक्स्ट टॉपिक हमें जो मिलता है दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें क्या बोला जाता है, देखो, जब भी हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऑल दी अबव कंसीडरेशन इंक्लूडिंग केप्लर्स लॉ लेड न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई केप्लर ने जितनी मेहनत की थी उसकी मेहनत को किसने यूज किया? न्यूटन ने यूज किया। क्या करने के लिए? टू फॉर्मुलेट। क्या फॉर्मुलेट किया उसने? थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। देख रहे हैं न्यूटन कितना चालाक था, खुद से कुछ नहीं किया। जो केप्लर ने भाई स्टडी करके रखा था उसी को वापस स्टडी किया और उसको फॉर्मुलेट करके बोल दिया भाई ये मेरा थियरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट, अभी ये थियरी क्या बोलता है वो ध्यान से सुनो। ये थियरी ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। ये थियरी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, सपोज वी टेक टू ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को, ये ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट बी को खींच रहा है, सिमिलरली ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऑब्जेक्ट ए को अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक डेफिनाइट, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कैसा फोर्स है भाई? तो इसको फिक्स बोलो या फिर इसको डेफिनाइट फोर्स बोलो कि एक डेफिनाइट फोर्स लगाकर ये क्या कर रहे हैं? खींच। अब देखो आगे क्या बोला है। अच्छा, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये क्या है, इसको हम जरा समझेंगे। तो देख लो जरा, जोहानिस केपलर, पहले हमने किसके बारे में देखा था? केपलर के बारे में, न्यूटन के बारे में। अब यहाँ पर जोहानिस केपलर, Johannes Kepler, a German astronomer and mathematician, he started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe। मतलब ये उनका क्या था? हेल्पर था, और फिर धीरे धीरे ये भी फॉर्मुलेट करने लगा थियरीज को। After the sudden death of Brahe in 1601, Kepler was appointed as the royal mathematician in his place। मतलब बोलते भाई वो गुरु था और ये चेला था, तो जब गुरु टपक गया, ये जो चेला था ये क्या बन गया भाई? गुरु बन गया। केप्लर यूज्ड द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन मेड बाय ब्राहे। अब देखो भाई, केप्लर ने भी खुद का कुछ यूज नहीं किया है, उसने किसका? ये अपने गुरु का यूज किया, जो ब्राहे का। मतलब देख रहे हो कड़ी कैसे जुड़ रही है? एक मेन पर्सन था, फिर उसका कॉपी किसने किया? केप्लर ने। फिर केप्लर का कॉपी किसने किया? न्यूटन ने। ऐसी चीजें कॉपी होते रही। Discovered the laws of planetary motion. He wrote several books. His work was later used by Newton in publishing his law of gravitation। तो ये लाइन याद रखिए। चलो आगे देखो क्या दिया। फ्रॉम फिगर 1.5 हमें यहाँ पर क्या दिया? दो ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? n1, और ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? n2। तो ये जो n1 है ये क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली n2 है वो भी क्या कर रहा है भाई? तो फोर्स लगा रहा है। ये जो इनका फोर्स है ये कैसा है? डेफिनाइट फोर्स। अब आगे देखो क्या बोला। Or two objects with masses m1 and m2 are kept at a distance d from each other. Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as। मतलब अगर मैं इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, F is equal to F directly proportional to masses। मतलब चलो देखो हम यहाँ पर देखो, सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट m1, दिस इज ऑब्जेक्ट m2। तो अगर मैं इनके लिए लिखूंगा तो यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 एंड m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये स्टेटमेंट मैंने कहाँ से उठाया भाई? तो यहाँ से उठाया। अगर आपको प्रॉपर्ली चीजें विजिबल हो रही होंगी तो ये स्टेटमेंट अपने यहाँ से उठाया। देखो, this force is directly proportional to the product of the masses of the two object। अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के लिए हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? देखो भाई, ये तो मेरा क्या हो गया? फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब m1 मल्टीप्लाई बाय m2। ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो जब दिया है
and is inversely proportional to the square of the distance between them. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब क्या है, जो मेरा फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डी मेरा नीचे और स्क्वायर उसका क्या रहेगा भाई, तो वो स्क्वायर होगा। और अगर मैं ये दोनों को एक साथ क्लब करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 into m2 into 1 upon d स्क्वायर। अगर इसको हम पूरा एक साथ लिखेंगे, एक साथ पूरा अगर हम लिखेंगे तो ये मेरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा होने वाला, देखो इफ अगर आप पूरा एक साथ लिखोगे तो स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 into 1 upon d स्क्वायर। इसको और अच्छे से अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, we can write it as force is directly proportional to m1 m2 upon d स्क्वायर। अब यही स्टेटमेंट आपको कहां पर देखने को मिलेगा भाई, तो देखो इधर देखने को मिलेगा। तो ये लोग ने क्या किया, शॉर्टकट लिखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब देखो मुझे क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो, इक्वल टू, और इक्वल टू के साथ हमेशा एक कांस्टेंट आता है। नॉर्मली हम कांस्टेंट के लिखते, बट यहाँ पर हम कांस्टेंट क्या लिखेंगे भाई, तो g लिखेंगे, और फिर बाजू में आप लिखोगे m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। मतलब एक्चुअल में मेरा ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे आप ये फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो, या फिर कैसे न्यूटन ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो मेरा g है, इस g को हम क्या बोलते हैं, g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। g को क्या बोलता है, क्या भाई, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। g is called the constant of proportionality and is also called the universal gravitational constant। याद रखना, इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है यूनिट ऑफ जी। सबसे पहले यूनिट ऑफ जी क्या है भाई, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज़ टू -2। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जी का जो यूनिट क्या है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज़ टू -2। कभी कभार ये ऐसे भी पूछते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ऐसा भी पूछेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और लिखोगे केजी रेज़ टू -2, दोनों करेक्ट। और इसका जो वैल्यू होता है, फर्स्ट टाइम इसका वैल्यू किसने डिस्कवर किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था, और इसका वैल्यू क्या था, 6.67। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। तो जी के बारे में हमें दो चीजें पता चली। सबसे फर्स्ट, जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और दूसरा इसका हमारे पास वैल्यू है, और प्लस इसका हमारे पास क्या है, यूनिट है। तो देखो अगर मैं पूरा चीजें वापस से देखूं तो f is directly proportional to m1 and 2 and f is inversely proportional to d square। You have to club this both। तो f is directly proportional to m1 m2 into 1 upon d square। फिर हम इसको लिखेंगे f is directly proportional to m1 m2 upon d square। फिर हम इसको लिखेंगे f is equal to g m1 m2 upon d square। अब इसके अंदर ये जो मेरा g है, ये g के हमें दो चीजें लिखना है। पहला हमें लिखना है यूनिट। इसका जो यूनिट है वो कितना है भाई, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज़ टू -2, और सेकंड है वैल्यू तो 6.67 into 10 raised to -11। याद रखना, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 6.67 into 10 raised to -11 की पूरा याद रखना है, बीच में से कुछ घपला मत करना वरना एग्जाम में फंस जाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा जी का वैल्यू समझ में आया रहेगा। अब जरा हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को थोड़ा और समझ के लेते। देखो सबसे पहले मुझे इसके बाद क्या बोलना है, the above law means that if the mass of the object, if the mass of one object is doubled, the force between them, between the two objects also double। क्यों भाई, क्योंकि ऐसा हमें यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर मैं मास को बढ़ा रहा हूँ, चलो जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाफट, मैं क्योंकि इसको रफ करूंगा। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। नेक्स्ट इसको हम इसको रफ कर देते सो दैट हम इसको और आगे का लिखने के लिए यूज करेंगे। देखो भाई मैंने पहले क्या बोला कि मेरा जो फोर्स है ना, मेरा जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इसका मतलब क्या, कि अगर मैं मास की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आप मास की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो फोर्स भी आपका बढ़ेगा। अगर मास की वैल्यू को सपोज आप 5 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो फोर्स भी आपका 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर मास की वैल्यू को आप 2 टाइम कम कर रहे हो तो फोर्स भी आपका 2 टाइम कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट आल्सो डबल। आल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल, द फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। अब देखो डिस्टेंस के बारे में क्या बोला। यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो हमने क्या लिखा था, f is
1/d²। अब ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम होगा, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और या तो फिर अगर मैं डिस्टेंस को कम करूंगा तो मेरा फोर्स बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो अब ना डायरेक्टली नहीं बढ़ने वाला, डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा मतलब जैसा इसमें बढ़ना था वैसा नहीं बढ़ेगा। अगर मैंने सपोज यहाँ पर डिस्टेंस को कितने टाइम कम किया, 2 टाइम कम। डिस्टेंस को अगर मैं 2 टाइम कम करूंगा तो मेरा फोर्स 4 टाइम, सॉरी डिस्टेंस को मैंने 2 टाइम बढ़ाया तो मेरा फोर्स कितने टाइम कम हो जाएगा, 4 टाइम कम हो जाएगा। अगर मैंने डिस्टेंस को 3 टाइम कम किया या फिर 3 टाइम बढ़ाया डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो आपका जो फोर्स है ना वो 9 टाइम्स कम हो जाएगा। ये ना बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच का जो रिलेशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप डी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। अगर मैं डी की वैल्यू को 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, मतलब सपोज मैंने यहाँ पर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², मैंने डी का वैल्यू क्या ले लिया 2, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 का स्क्वायर, मतलब एफ हो जाएगा मेरा 1/4। ठीक है, अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 4 हो जा रहा है, फोर्स मेरा 1/4 से कम हो जाएगा। और अगर मैंने 3 लिया तो फोर्स मेरा 1/9 से कम होगा, ऐसे ही 1/4 1/9 से। अब अगर सपोज आपने 4 ले लिया तो क्या हो जाएगा 1/16 टाइम्स वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम। चलो आगे देखो। if the two bodies are spherical, the direction of force is always along the joining the center of the two bodies and the distance between the center is taken to be d। अब इसके बाद थोड़ा और हम आगे देखते हैं। ये आई होप आपको ये पूरा का पूरा टेक्निकल पार्ट समझ में आ रहा है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसको रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन एकदम घातक पूछेगा। चलिए अब इसके बाद थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा ना, ऑब्जेक्ट में भी दो टाइप का ऑब्जेक्ट रहता है। हमारे पास एक होता है रेगुलर ऑब्जेक्ट, जिसके पास क्या होता है, फिक्स शेप होता है। और एक होता है इरेगुलर ऑब्जेक्ट, जिसके पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। तो अगर मेरे पास एक रेगुलर ऑब्जेक्ट है, फिक्स शेप का ऑब्जेक्ट है, तो सपोज वी हैव 2 सर्कल्स, तो जो भी मैं लूंगा ना इसके सेंटर से लूंगा, डिस्टेंस जो भी रहेगा वो इसके सेंटर से लिया है। बट इफ सपोज आई एम हैविंग 2 इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स, ऐसा इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें इसका सबसे पहली बात तो सेंटर ही नहीं पता। अगर मुझे सेंटर नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, फॉर रेगुलर ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग एज सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। फॉर इरेगुलर ऑब्जेक्ट वी विल सिलेक्ट व्हाट, वी विल सिलेक्ट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। In case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of force along the line joining their center of mass। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताया। अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेंटर से जाएगा, अगर इरेगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेंटर ऑफ मास से आप क्या करोगे, डिस्टेंस कंसीडर करोगे। एंड डी इज टेकन टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ मास। इसीलिए टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत ऐसे ऐसे छुपे हुए क्वेश्चन है जो आप रीडिंग करते समय पकड़ नहीं पाए, और वही क्वेश्चन को बताने का काम ये चैनल आपको करके देगा। तो यहाँ से आपको ये चीजें समझ में आएगी। ये दिखने के लिए एक पेज है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बराबर। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 इट कैन बी सीन दैट वैल्यू ऑफ g इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट masses kept at the distance away from each other। Thus SI unit of value of g is equal to gravitational force between the two masses kept apart from each other। इसकी इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका g से जितना भी रिलेटेड है वो यूज योर ब्रेन पावर में कंप्लीट हो चुका। तो आई होप आपको ये पेज अच्छे से समझ में आ रहेगा। अब इस पेज में हमने क्या क्या किया उसका एक समझ। सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, फिर हमने ये देखा कि फोर्स का रिलेशन मास के साथ कैसा है, फोर्स का रिलेशन डी के साथ कैसा। फिर हमने देखा अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वी टेक सेंटर, एंड अगर इरेगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वी टेक सेंटर ऑफ मास। बस इतना ही है। चलिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट पेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बॉक्स को छोड़ देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मुंह बना के बैठेंगे। अरे भाई टेक्स्ट बुक में एक बार रीड तो करो, नजर तो मारो। इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास का क्या भाई, तो डिफाइन या फिर डेफिनेशन। The center of mass of a spherical object having uniform density is at its geometrical center. The center of mass of object having uniform density is at its centroid। अब देखो वापिस दो एकदम बोलते हैं एकदम घातक लाइंस। क्या बोला है कि अगर मेरे पास सेंटर ऑफ मास अगर मुझे चाहिए फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब जिसका एक प्रॉपर बोलते हैं ना प्रॉपर डेंसिटी और वो फिक्स शेप वाला है,
तो हमेशा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जैसे अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ तो स्क्वायर में उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो रहेगा वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। बट फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, center of mass of any object having uniform density is at its center। सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना रहेगा तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अलावा अगर हम निकालेंगे तो वो हम कहां पर लेंगे, हमेशा उसके सेंट्रॉइड में। देखो कितनी सारी चीजें समझ में आ रही है, इसीलिए टेक्स्ट बुक रीड करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। Why did Newton assume inverse square dependence on distance in his law of gravitation? He was helped by Kepler's third law in this as shown below। तो इसने ना डिस्टेंस इसमें क्यों अज्यूम किया, क्योंकि वहां पर हेल्प किसकी, कौन से केपलर की कौन से लॉ की हेल्प ली थी न्यूटन ने, तो केपलर का थर्ड लॉ। अब देखो हमने बात किया था कि केपलर की लॉ में न्यूटन को हेल्प किया टू डिराइव हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसके अंदर कौन सा लॉ यूज हुआ था, तो फर्स्ट लॉ नहीं, सेकंड लॉ नहीं, थर्ड लॉ, यस थर्ड लॉ यूज। तो एग्जाम का ये क्वेश्चन हो सकता है, बराबर। आपको बहुत सारे टीचर जब आप पढ़ते हैं ये चैप्टर तो आपको ये सारी चीजें नहीं बताई जाती, ये सारी चीजें आपको लाइव टॉपर से होता है। अब यहां तक हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट अवर न्यू टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम। तो सर्कुलर मोशन अगर मेरा सेम है तो वहां पर अगर मैं आपको मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था सर्कुलर मोशन के लिए हम which force we are using centripetal force। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला और मैग्नीट्यूड। ये पेज ये अभी जो पार्ट सुन रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको 11 12 में और अच्छे से मिलेगा। जस्ट एक बेसिक रीडिंग करेंगे और क्या क्या चीजें यहाँ से याद रखनी वो हो गई। क्या बोला देखो, consider an object moving in a circle with constant speed। We have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted upon by force। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो स्पीड उसका चेंज हो रहा है और वो फोर्स मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स। डायरेक्टेड क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। If m is the mass of the object and v is its speed and r is the radius of the circle, then it can be shown that this force is equal to mv square upon r। मतलब मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इसका जो फॉर्मूला है दैट इज mv square upon r। If planet is revolving around the sun in a circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F is equal to mv square upon r। मतलब जो planet के बीच में और जो sun के बीच में centripetal force act कर रहा है वो भी क्या है, mv square upon r है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू एक ही होगा दैट इज mv square upon r। Next, the speed of planet can be expressed in terms of period of revolution t as follows। मैं स्पीड ऑफ प्लैनेट को किसमें एक्सप्रेस कर सकता हूँ भाई, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। फिर नीचे देखो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लैनेट इन वन रेवोल्यूशन। अगर प्लैनेट है एक डिस्टेंस, अगर एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ले रहा है तो अगर ये ऐसे घूम रहा है कहीं ना कहीं तो पेरीमीटर ही कवर कर रहा है ना। क्या कवर कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब क्या, सर्कमफरेंस। मतलब क्या आ जाएगा, 2 पाई r। उसके बाद r दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे 2 पाई r और टाइम की जगह लिखेंगे कैपिटल T दैट इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और v का वैल्यू हम ऐसे रखेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें फोर्स का वैल्यू कितना दिया, mv स्क्वायर अपॉन r। चलो इसको हम सॉल्व करके देखो। हमने क्या बोला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह हमने क्या ले लिया, सर्कमफरेंस ले लिया और t की जगह कैपिटल T लिया। फिर हमने क्या बोला कि मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r दैट इज m इनटू v की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई r अपॉन t द होल स्क्वायर अपॉन r। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा m इनटू इनका स्क्वायर निकालना तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा मेरा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन r है और नीचे आ जाएगा t स्क्वायर। अब एक r कट हो जाएगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बचता है भाई, मेरा फॉर्मूला बनता है 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर। चलो देखो ये आपका यहाँ पर है, ये हो गया 4 एम पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। वी गेट आर स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, मुझे ये वैल्यू मिलेगा कहीं ना कहीं, बराबर। अगर मुझे ये वैल्यू मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का वैल्यू कितना होता है, के होता है। तो यहाँ पर भी हमें वैल्यू के में क्या मिल जाएगा भाई, तो फोर्स इज इक्वल टू 4 एम पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू के। हमें क्या करना है, जो भी ये मेरा वैल्यू आया है इसमें मुझे ऊपर भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है।
तो अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर mr³ अपॉन t² और r²। और अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो ये जो r³ और ये जो आपका t² है ये कहीं ना कहीं किससे रिलेट करता है भाई, तो केप्लर्स थर्ड लॉ से रिलेट करता है। तो केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या बोल रहा था, क्या क्या बोल रहा था बताओ। केप्लर्स का थर्ड लॉ हमने क्या लिखा था, देखो जरा यहाँ पर देखो, कांस्टेंट वाला वैल्यू हमने लिखा था। देखो थर्ड लॉ क्या बोला था, t² अपॉन r³ इज इक्वल टू k। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे भाई, तो t² अपॉन r³ हमारा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ r³ अपॉन t² लिखता हूँ, ये होता है 1 अपॉन k। तो यहाँ पर देखो r³ अपॉन t² है ना, तो ये भी मेरा वैल्यू ऐसा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर m तो रहेगा ही और नीचे r² और इंटू 1 अपॉन k हो जाएगा। तो ये जो मेरा वैल्यू रहेगा फाइनल वैल्यू, ये कहीं ना कहीं मेरे ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके अंदर मेरा 4 पाई 4m पाई² और k, ये इसको हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट बोल देंगे। तो मेरा जो फोर्स रहेगा, फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से बिल्कुल। तो ऐसे डिराइव किया हुआ था, न्यूटन कंक्लूडेड दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देख लो भाई न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया, ऐसे न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया, दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is the force acting on the planet is responsible for its circular motion must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun। तो ये हमको सबसे पहले किसने बताया था, केपलर ने। केपलर का वो फॉर्मूला का यूज किसने किया, न्यूटन ने। और न्यूटन ने फिर वापस अपने थियरी के अकॉर्डिंग बताया कि हाँ भाई ये जो इसने बोला है ना भाई, केपलर भाई ने बोला वो सब सही है। Newton identified this force with the force of gravity and hence postulated the inverse law of gravitation. The gravitational force is much weaker than the other force in nature। याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने दो तीन चीजें पढ़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। पहला, इट इज यूनिवर्सल फोर्स। सेकंड, अभी एक पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकर फोर्स इन नेचर, सबसे वीक फोर्स है, बट येट इट कंट्रोल्स इन ए नेचर, but it controls the universe and decides its future. This is possible because of the huge mass of planets, stars and the constituents of the universe। तो आई होप आपको यहाँ तक की ये चीजें भी समझ में आई होंगी। इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पर। देखो ये नेक्स्ट पेज पे आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो आने वाली है भाई, तो हम बात कर लेंगे यहाँ पर। देखो डू यू नो में क्या बोला है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द हाई टाइड and low tide that occurs regularly in the sea। The level of seawater at any given location seashore increases and decreases twice a day at regular intervals। High and low tide occur at different times at different places। The level of water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the। तो ये जो समुद्र में आपका पानी जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मून। मून भी क्या कर रहा है, अपनी ग्रेविटी से अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो अर्थ को नहीं खींच पा रहा है, तो अर्थ के ऊपर मेजोरिटी में क्या है, वाटर है, तो वाटर को वो खींचता है, मतलब वो हाई टाइड के फॉर्म में क्रिएट। वाटर डायरेक्टली अंडर द मून gets pulled towards the moon and the level of water there goes up causing high tide at that place। At two places on earth at 90 degrees from the place of high tide the level of water is minimum and low tide occurs। तो ये आपको लास्ट का लाइन याद रखना है, at two places on the earth at 90 degrees from the place of high tide the level of water is minimum and low tide occur। मतलब जहां पर हाई टाइड हो रहा है उसके सामने अगर मैं देखूंगा 90 डिग्री पे तो वहां पर क्या होगा, लो टाइड। चलिए इसके बाद हम मूव करेंगे और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, दैट इज योर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको समझ में आ गया अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हमें स्टार्ट करना, क्योंकि हिंट हमें पहले वाले में मिल चुका है। देखो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, विल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट और विल इट चेंज विद द टाइम। क्या बोल रहा भाई, अगर तुमने कोई पत्थर दिया और उसको तुमने आसमान में फेंका, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्या उसकी वेलोसिटी सेम है, बताओ। अगर चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी, क्या तुमने न्यूटन भाई ने पत्थर फेंका ऐसा ऊपर फेंका था, तो जैसे जैसे ये पत्थर ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और चेंज में भी बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो भाई कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और विल इट चेंज विद टाइम, हाउ विल इट चेंज, तो पहला वाला है तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भाई तो चेंज कर रहा है, हाउ विल इट चेंज, इट विल डिक्रीज। ये सेकंड वाले का आंसर है, इट विल डिक्रीज। Why doesn't the stone move up all the time? जो मैंने पत्थर फेंका वो हमेशा ऊपर ही क्यों नहीं जा रहा है, because there is gravitational force which is acting on that stone। Why does it fall down after reaching a certain height? क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर से इसकी वेलोसिटी थी 70 और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इस पॉइंट पे जाते इसकी वेलोसिटी हुई 0। 0 के बाद फिर ये कहाँ पर आएगा, नीचे। और वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग कंटिन्यूअसली ऑन द स्टोन।
व्हाट डज इट मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन। अब इसका सारा का सारा आंसर हमें यहाँ पर मिला। देख सबसे पहला क्या बोला, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट अर्थ क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। क्यों? क्योंकि आपका जो अर्थ है, अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल, और स्फेरिकल में सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, सेंटर में होता है। ये भी आपको पूछेंगे, वेयर डज द सेंटर ऑफ मास इज सिचुएटेड ऑफ द अर्थ। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेंटर। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का आपका छूटेगा नहीं। So the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. तो इसके लिए अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो उसका डायरेक्शन हमेशा कहां पर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट वर्टिकल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से मेरा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन दी अर्थ। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, बराबर। अब समझ में आएगा आपको, हमने जो न्यूटन के लॉस में बात की थी, न्यूटन ने बोला था ना, हर ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों जाता, तो इसकी वजह से। सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, दिस फोर्स, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, tries to pull it down and reduces its velocity। उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, देखो मैंने पहले बोला चेंज हो रहा है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल, डाउनवर्ड पुल मतलब वो कांस्टेंटली अपनी तरफ खींच रहा है, दिस वेलोसिटी बिकम्स जीरो आफ्टर अ व्हाइल। मतलब यहाँ पर 70 था, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, बट ये तो इसको नीचे खींच रहा है ना, तो इस पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। The pull continues to be exerted and the stone start moving vertically downward towards the center of the earth under its influence। क्या लगता है, जब इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, क्या उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, क्या भाई एक्ट कर रहा है। और एक्ट कर रहा है इसलिए ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाके वापस नीचे मूव करना शुरू कर। तो आई होप आपको इसके अंदर भी बहुत सारा डिटेल पता चला है। चलो एक बार जरा आपको इसका क्विक शॉट दे देता हूँ मैं, देखो सपोज हमने क्या बोला कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया स्टोन, और स्टोन को मैंने क्या किया भाई, ऊपर फेंका। जब मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 100। इस पॉइंट पे जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो जैसे जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, चेंज हो रही है। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। चेंज के साथ साथ इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब ये जीरो हो जाएगी उस टाइम पर इसके ऊपर अभी, अच्छा वेलोसिटी चेंज कर रही है, पीछे हाथ किसका भाई, हाथ है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इस पॉइंट पर भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा, ये ऑब्जेक्ट वापस कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद क्रॉस वगैरह कहीं नहीं जाता है, क्योंकि मेरा जो अर्थ है, अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल। और हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल शेप का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर में होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर भी रहेगा तो हमेशा वो सेंटर ऑफ मास की तरफ ही क्या करता है, मूव करता है। इसलिए आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ व्हेन इट इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉल्स वर्टिकली डाउन। वो वर्टिकली क्या आता है भाई, तो नीचे। आई होप आपको अब पूरा का पूरा क्लियर हो गया है आफ्टर दिस समरी। तो ये यहाँ से ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई देते हैं। जितने भी आपको लाइंस मार्क कर दीजिए, वो हर एक लाइन पे आपको क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। ये हमें करना नहीं है। अगेन मैंने बोला हम न्यूमेरिकल बाद में एक वीडियो लेकर आऊंगा, पूरा कंप्लीट करेंगे। Thus, if Earth attracts an apple toward itself, the apple also attracts the Earth towards itself with the same force. Why then does the apple fall toward the Earth, but the Earth does not move toward the apple? लॉजिक है भाई। देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स कर रहे हैं। अब सपोज यहाँ पर मैंने क्या कंसीडर कर लिया भाई, मेरे पास एप्पल है, ये एप्पल इसके ऊपर किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थ के ऊपर। तो ये एप्पल अर्थ के ऊपर गिर रहा है, ना कि अर्थ एप्पल के ऊपर गिर रहा है। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मास भी क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। देखो आगे, the gravitational force due to the earth also acts on the moon because of which it revolves around the earth. Similar situation exists for artificial satellite orbiting the earth. The moon and the artificial satellite orbit the earth. The earth attracts them toward itself, but unlike the falling apples, they do not fall on the earth. Why? This is because of the velocity of the moon and the satellite along their orbit. If this velocity was not there, they would have fallen on the। अब देखो जरा अच्छे से समझते, हमने क्या बोला, ये है हमारा एप्पल, एप्पल के ऊपर फोर्स किसका लग रहा है, अर्थ का लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बराबर है। अब क्या हो रहा है ना, ये जो मेरा एप्पल है, क्या ये मेरा मूव कर रहा है कि एप्पल नहीं, ये एक प्लेस पर क्या है, रेस्ट है। और इसीलिए जब अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है तो वो वहां पर चला जा रहा है, बिग।
बट अगर यहीं पर मैंने आपको बताया कि ये मेरा अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू में कौन है, मून है, तो ये मून क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि मून कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इसके आजू बाजू में घूम रहा है, और बिकॉज ये घूम रहा है तो इसके पास खुद की क्या है, वेलोसिटी है। बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी दिस मून इज नॉट फॉलिंग लाइक अ एप्पल, ये एप्पल के जैसा अर्थ के पास अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास खुद की वेलोसिटी है। जिस दिन ये वेलोसिटी जीरो हो गई, जीरो, उस दिन ये जो मून है ये भी एप्पल के जैसा अर्थ के ऊपर क्या आ जाए, क्या कर जाएगा भाई, तो गिर जाए। अब बता भाई, तेरे को समझा गया इसमें? तो ये लाइन का मतलब यही है, ये जितना भी हमने लाइन पढ़ा है ना, इसका मतलब यही है, दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट। ये वेलोसिटी का सारा गेम है। अगर वेलोसिटी नहीं होगी मून के पास एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट के पास, तो आपका मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट जस्ट लाइक एन एप्पल दे विल फॉल ऑन द अर्थ। इफ दिस वेलोसिटी वाज नॉट देयर दे वुड हैव फॉलन ऑन द, गेम किसका भाई, तो वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है। और एप्पल क्यों गिर रहा है, क्योंकि एप्पल क्या है, स्टेशनरी है, क्या है, स्टेशनरी, रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट अगर मैं ये सेम एक्सेलरेशन को मैं बोलता हूँ अर्थ एक्सेलरेशन, अर्थ का एक्सेलरेशन बोलेंगे तो हम ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह वी राइट एट जी। हम क्या लिखते हैं, जी। तो जी कहीं पर भी आपको दिख जाएगा तो समझ जाना वो क्या है, अर्थ का एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अब अगर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो फर्दर कंटिन्यूएशन में हमें क्या पता चलेगा, सबसे फर्स्ट चीज, the earth exerts gravitational force on object near it according to Newton's second law of motion, a force acting on a body results in acceleration। किसके ऊपर अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है भाई, तो एक्सेलरेशन। thus the gravitational force due to earth on a body results in acceleration। इसीलिए अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज होने लगता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये ऑब्जेक्ट आपको मूव करते हुए दिखाई देता है विद अ हाई वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, समझ में आ गया? इसके बाद एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बारे में आपको सिर्फ उतना ही कॉपी करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हेडिंग रहेगा आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या क्या लिखना है वो देखो, हेडिंग है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें फर्स्ट पार्ट जो होगा मेरा, दैट इज इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये किसके वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो हम एक्सेलरेशन की जगह ए नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं, जी यूज करते हैं। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगेन ऐसा क्वांटिटी वेक्टर बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। और इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन प्रेजेंट है ना, और इसका जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ये याद रखो। देखो, as the gravitational force on an object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of the acceleration due to gravity is also directed towards the center, that is vertically downward। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा कहां पर गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। What would happen if there were no gravity? तो क्या एक्सेलरेशन होता, क्या भाई, नहीं होता। What would happen if the value of g was twice as large? g का वैल्यू अगर बढ़ जाता तो क्या होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा खुद से। इसके बाद अब हमें देखना है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो जी का वैल्यू है ना, इसका जरा मैं आपको वैल्यू भी लिख देता हूं यहाँ पर। ये जो जी का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ जी दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। याद रखो हर जगह हम इसको यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये आता कहां से वो हमें देखना। देखो हमारे पास, हमको ये फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं एम कैपिटल है मेरा, क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और फोर्स क्या होता है, mg, बराबर। फोर्स का वैल्यू मेरा कितना होता है, mg। अगर मैं दोनों को ऐसे लिखूं तो F इज इक्वल टू क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, और एक फोर्स का वैल्यू मेरा क्या होता है, mg। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा फोर्स है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, तो mg लिख दूंगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, G m m अपॉन आर स्क्वायर।
तो इसके अंदर मेरा ये जो स्मॉल एम कट जाएगा, तो मेरा जो जी का वैल्यू हो जाता है, मेरा जी का वैल्यू रहेगा दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे को जी का वैल्यू पता है, मेरे को एम का वैल्यू पता है, मुझे सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, अर्थ का डिस्टेंस भी हमें पता है। तो ये सारे वैल्यूज को, मतलब ये जो जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज 6.67 इनटू 10⁻11, और ये जो एम है, एम को हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू भी फिक्स है। और ये जो मेरा आर है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ अर्थ। देखो यहाँ पर हमें सब कुछ दिया हुआ, मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ का जो आर है दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये सारा का सारा वैल्यू मुझे दिया हुआ है, सारे के सारे वैल्यूज को आप इधर पुट करके कैलकुलेट करते तो आपको आंसर कितना मिलता है, 9.77, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख लेना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज नॉट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमको वैल्यू पता चलती है 9.8। एग्जाम में आपको जी का वैल्यू पूछेंगे और आपको यहाँ से दो वैल्यूज और पूछेंगे। फर्स्ट आपको पूछेंगे मास ऑफ द अर्थ पूछेंगे 6 × 10⁻24, और नेक्स्ट आपको पूछेंगे 6.4 × 10⁻6 मीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। आप ये नहीं पूछ सकते कि हमें वैल्यू दिया नहीं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ तक समझ में आई रहेंगी। आज जो भी हमने इस पूरे के पूरे वीडियो में डिस्कस किया है, सब एकदम कोर कॉन्सेप्ट, कोर एकदम बोलते हैं ना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई जो चीजें पढ़ाई जा रही है समझ रहे और कहीं ना कहीं सब कुछ रिलेटेबल है, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।